नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 14 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हर जो कि क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम्स के लिए। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चंस याद है आप हमें 8181819473 पे व्हाट्सअप करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चंस ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उनको सामाजिक के क्षेत्र में, यानी जो कि एक समाज सेवी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 17 साल की उम्र में बात करते हैं मलाला यूसुफजई की, तो वह 17 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। मलाला यूसुफजई जी के बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को वित्तीय लाभ के लिए बच्चों के गंभीर शोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी की अहिंसक परंपरा का पालन किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, मलाला यूसुफजई को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हर बच्चे के अधिकार के लिए उनकी लड़ाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह पाकिस्तान में जो कि स्वात घाटी में पैदा हुई थी। जब 2008 में इस्लामिक तालिबान आंदोलन ने घाटी को अपने नियंत्रण में ले लिया तो लड़कियों के स्कूल जला दिए गए थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों, मलाला ने घटनाओं की एक डायरी रखी जिसे 2009 में बीबीसी उर्दू द्वारा प्रकाशित किया गया था। अपनी डायरी में उसने तालिबान के आतंकवादी शासन के खिलाफ बात की थी। एक अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने मलाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार के 3 खगोल भौतिकों जो कि भौतिकीविदों को दिया गया। ब्रिटेन से रोजर जो कि पेनरोस, जर्मनी से रेहान जो कि रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज, ठीक है, इन लोगों को जो कि आनुवंशिकी कैंची विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरणों में से एक फ्रांस के इमैनुएल चारपनीर और जेनिफर ए डोकिडोर्ना 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार को विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, एक जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN एजेंसी द्वारा भूख से निपटने के प्रयास, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर स्थिति और भूख के उपयोग को रोकने के लिए सम्मानित किया गया। युद्ध और संघर्ष का हथियार, ठीक है, वाणिज्य और नीलामी पर अपने काम के लिए इकोनॉमिक्स जो कि साइंसेज 2020 में स्वीडिश जो कि रिक बैंक पुरस्कार दिया गया। अमेरिका अर्थशास्त्री पॉल जो कि मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन साहित्य का 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। लुइस ग्लुक जो कि अपनी बेमिसाल जो कि काव्यात्मक आवाज़ के लिए जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच किन के बीच में हुआ था? तो कतर और इक्वाडोर के बीच में हुआ था। इसका आयोजन कतर में हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो परवेज शाह आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं, पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना 1621 में मुगल सम्राट के जहांगीर के पुत्र परवेज शाह ने की थी। इसका नाम यह इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी संरचना पूरी तरह से
पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको पत्थर की मस्जिद कहा जाता है। 2022 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। सुरेश एन पटेल वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 जो है आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। यह एक अस्थायी सदन है जो कि भंग नहीं किया जा सकता, जिसे राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इस सदन में कुल 245 सदस्य हैं और अधिकतम सामर्थ्य 252 है। 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 233 चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की जो कि विशिष्टता आयरलैंड से उधार ली गई थी, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। उन 233 सदस्यों को संविधान जो कि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि पुडुचेरी और दिल्ली के विधायकों द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत गठित भारत के द्विसदनीय सदन का ऊपरी सदन होता है। इसे उच्च सदन के रूप में भी जाना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वही बात करते हैं, सितंबर 2021 तक वेंकैया नायडू भारत के राज्यसभा के सभापति रहे थे। राज्यसभा का एक स्थायी निकाय है जिसको कि विलयन के अधीन नहीं होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बता देना। बात करते हैं तो जो कि वैनगंगा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, वहीं बात करते हैं गोदावरी नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ जो कि प्रवर, पूर्णा, वैनगंगा और पेनगंगा दक्षिण भारत से गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। वैसे जल जो पत्थरों के नीचे होता है उसे क्या कहते हैं? तो भूजल कहा जाता है। वह जल जो कि चट्टानों और मिट्टी से रिस कर निकलता है उसको भूजल बोला जाता है। बात करते हैं तो भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा हो जाता है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उन्हें जलभृत जो कि एक्वीफर कहा जाता है। सामान्य तौर पर जलभृत बजरी, रेत, बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर से बने होते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम है? तो लक्षद्वीप होना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट करके एक बार बताना। वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? भरत मुनि ने प्रस्तुत किया था। बात करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखे गए में वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था, जो कि औनद्य वाद्य जिसको झिल्ली फोन या फिर टक्कर यंत्र, घन वाद्य जो कि इडियोफोन या फिर ठोस यंत्र, सुशीर वाद्य जो कि एयरोफोन या फिर पवन यंत्र, और सात वाद्य जो कि ठोस वाद्य यंत्र जो कि कॉर्डोफोन या फिर तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि MS, ठीक है, MS एक्सेल में वापस सेम कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Y या फिर आप F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रेल टेल क्या होता है? तो इसका ऑप्शंस बताना। आप क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया था ये भी बताना। बात करते हैं रेल टेल जो कि कॉरपोरेशन देश की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी यानी ICT इंफ्रा जो कि प्रोवाइडर कंपनी है। साल 2000 में शुरू की गई यह रेल मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज में टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाटा सेंटर एवं होस्टिंग सर्विसेज और सिस्टम इंटीग्रेशन सर्विसेज शामिल होती है। ठीक है, बाकी इसमें क्या था कमेंट करके एक बार बता देना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा से। बात करते हैं तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से होता है, जो कि लारिये एमाइलेज या फिर टायलिन एंजाइम स्टार्च को
पूर्णतः उदासीन या फिर हल्के क्षारीय माध्यम में माल्टेज या फिर आइसोमाल्टोज और जो कि डैक्ट्रिन में तोड़ता है। स्टार्च का लगभग 30% हिस्सा मुंह में ही जल जो कि अपघटित हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे मिले सेकेंड शिफ्ट के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।